नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने चालक गोले या फिर गोले कोष के कारण विभव का मान ज्ञात किया था। आज हम यहाँ पर किसी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो मित्रों, आज हम यहाँ पर यानी अपने पास जो गोला होगा वो कैसा होगा बच्चों? अचालक गोला होगा। और उस अचालक गोले के कारण जो विद्युत विभव होता है उसका मान हम अलग अलग जो स्थितियां होती हैं, अपनी जो तीनों स्थितियां होती हैं, उन तीनों स्थितियों पर अचालक गोले के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो मित्रों, आज की जो अपनी हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? अचालक गोले के कारण विभव। यानी आज हम यहां पर अचालक गोले के कारण विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। यानी हमको यहां पर अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करना है। हम अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करेंगे। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा आप ध्यान दीजिए यहां पर कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो मान होते हैं वो हम पहले वाले चैप्टर में ज्ञात कर चुके हैं। अलग अलग तीन बिंदुओं पर, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले के अंदर, तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। उन विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करते हुए हमको इस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो अचालक गोला है, अचालक गोले को जब आप आवेशित करते हो तो अचालक गोले को जितना भी आप आवेश देते हो उसे दिया गया जो पूरा का पूरा जो आवेश होता है वो उसकी जो सतह होती है उस पर ना ठहर करके उसके पूरे आयतन में ठहरता है। यानी अचालक गोले के संपूर्ण आयतन के अंदर, पूरे के पूरे आयतन के अंदर जो आवेश होता है वो समान रूप से फैल जाता है। अगर चालक गोले की बात करें या फिर गोले कोष की यदि हम बात करते हैं तो गोले कोष की केवल सतह पर आवेश होता है, जबकि अचालक गोला यदि आपके पास है तो अचालक गोले का जो पूरा आयतन है यानी उसके अंदर पूरे संपूर्ण आयतन में आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं? एक आर त्रिज्या का अचालक गोला लेते हैं। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए कि अपने पास ये एक आर त्रिज्या का ये अचालक गोला है। हमारे पास ये एक आर त्रिज्या का क्या है बच्चों? अचालक गोला है। इस अचालक गोले को आप क्या करोगे? सबसे पहले आवेशित करोगे। आपके पास ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। आप सबसे पहले इसको क्या करोगे? आवेशित करोगे। ये यहाँ पर इसका क्या है? केंद्र O है और इसकी जो रेडियस है यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है मित्रों? R है। अब जब भी आप किसी भी अचालक गोले को आवेशित करते हो तो आप जानते हो कि यदि हम किसी अचालक गोले को आवेश यदि देते हैं तो इस अचालक गोले को दिया गया जो आवेश होता है यह इसके पूरे के पूरे आयतन में, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस गोले को दिया गया जो आवेश है वो इसके पूरे के पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाता है। गोला अगर अचालक है आपका तो आप जितना भी इसको आवेश दोगे वो आवेश इसके पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाएगा। तो आपने इसको क्यों आवेश दिया? तो इसको दिया गया जो क्यों आवेश होगा वो इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन के अंदर समान रूप से फैलेगा। तो इसके अंदर यानी आवेश पाया जाएगा। इसको आपने प्लस क्यों आवेश दिया? तो आपके द्वारा इसे दिया गया जो आवेश होगा वो इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाएगा। तो सबसे पहली बात आप क्या याद रखोगे बच्चों कि जब भी आप अचालक गोले को आवेशित करते हो तो इस अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके पूरे आयतन में फैलता है। ये बात सबको याद होगी कि जब भी हम अचालक गोले को आवेशित करते हैं तो इसको दिया गया आवेश इसके पूरे आयतन में समान रूप से क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, आपने इसे क्यों आवेश दिया?
आपने इसको कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है। तो क्यू जो आवेश होगा इसके पूरे आयतन में समान रूप से फैलेगा। अब इस अचालक गोले के कारण 3 अलग अलग बिंदुओं पर आपको विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने का प्रोसीजर आपको पता ही है। विभव ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, जिस बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना होता है अनंत से किसी एकांक धनावेश को, यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक आप लेकर के आते हो, और लेकर के आने में जो भी आपको कार्य करना पड़ता है वही कार्य मित्रों आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यानी आपको यहां पर मान लेते हैं अनंत है, अनंत से किसी आवेश को आप इधर लेके आओगे, तो जिस बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है उस बिंदु तक लेके आते हो, कहां से, अनंत से, और अनंत से लाने पर जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपना विभव ज्ञात करने का क्या है, प्रोसीजर है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अनंत से किसी एक कूलाम के आवेश को या फिर किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं, और उस बिंदु तक आने में जो भी आपको कार्य करना पड़ता है वही आपका कार्य क्या कहलाता है बच्चों, वही आपका कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली स्थिति अपनी क्या आती है मित्रों, अपनी जो पहली स्थिति है इस अचालक गोले के लिए, इस अचालक गोले के लिए अपनी जो पहली स्थिति क्या होती है, अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अचालक गोले के, अचालक गोले के बाहर विभव हम ज्ञात करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम इस अचालक गोले के बाहर विभव ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अपना अचालक गोले का जो केंद्र है, इस केंद्र से r दूरी पर इस अचालक गोले के बाहर एक बिंदु P लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु P ले लेते हैं, यह आपका बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। यह अचालक गोला हो गया आपका। इस अचालक गोले से बाहर आप एक बिंदु P लोगे, और इस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना होगा। इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करने वाले हो, अनंत से किसी एक कूलाम के आवेश को इस बिंदु P तक लेकर के आने वाले हो, और यहां तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपको क्या, आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विभव कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी जानते ही हैं, और मैंने 2-3 बार यहाँ पर दोबारा से रिपीट भी किया है कि विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है। यानी आप अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु P तक लेके आओगे, यहाँ पर अनंत है, यहां से आप एक कूलाम के आवेश को इस बिंदु P तक लेकर के आते हैं, और P तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा मित्रों, विभव कहलाएगा। तो इस बिंदु P की केंद्र O से अगर दूरी देखें तो इस बिंदु P की केंद्र O से दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल r है। इस बिंदु P की इस केंद्र O से जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, वो स्मॉल r है। अब चित्र से आपको पता चल ही जाएगा कि इस स्मॉल r का जो मान है वो इस कैपिटल R से कैसा है, ज्यादा है। यहां से और यहां तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है, और यहां से और यहां तक की सतह तक की दूरी कितनी है बच्चों, कैपिटल R है। तो यहाँ पर स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से कैसा है, अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी अपनी जो पहली स्थिति है, अचालक गोले के बाहर जब भी आप विभव ज्ञात करोगे तो अचालक गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए स्मॉल r का जो मान होगा आपका वो कैपिटल R से कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या लिया है, थोड़ा सा हम इस अचालक गोले के बारे में बात कर लेते हैं। इस पहली स्थिति को सॉल्व करने से पहले यदि हम इस अचालक गोले के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर आपने क्या लिया है, आपके पास एक कैपिटल R त्रिज्या का क्या है, अचालक गोला है। इसके संपूर्ण आयतन के अंदर क्यों आवेश समान रूप से फैला हुआ है। ये जो आपका अचालक गोला है, इस अचालक गोले के अंदर, इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में आपका जो क्यों आवेश है बच्चों वो कैसा है, समान रूप से फैला हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अचालक गोले के कारण विभव के सामने क्या लिखोगे, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का अचालक
जिसके संपूर्ण आयतन में क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो यहां पर आप एक लाइन लिख देना कि आपके पास माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है और इसके संपूर्ण आयतन में क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर आप ये पहले से जान लोगे कि अचालक गोले के कारण विभव। अब यहां पर इस अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अचालक गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो विभव का जो सूत्र होता है, विभव का अगर सूत्र देखें तो विभव की परिभाषा से यदि विभव की परिभाषा देखते हैं तो विभव की परिभाषा से V बराबर किसके आता है, सूत्र आपको याद होगा, V बराबर होता है माइनस समाकलन अनंत से लेकर के r तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यह आपका विभव का सूत्र है। विभव की परिभाषा से अगर सूत्र देखें बच्चों तो V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर के r तक क्या होगी, इसकी लिमिट होगी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यह आपके पास किसका सूत्र आता है, विभव का सूत्र आता है। अब यहां पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P की O से जो दूरी है वो स्मॉल r है। इस बिंदु P की O से जो दूरी है बच्चों कितनी है, स्मॉल r है। तो आप यहां पर क्या करोगे, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान पता होना चाहिए कि अचालक गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का यदि हम मान देखें तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होगा E वेक्टर, और E वेक्टर का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है, KQ बटे R स्क्वायर R है। यानी यहाँ पर इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो E बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप होता है। यह आपको पता है कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप होता है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका विद्युत क्षेत्र होगा। अब आप इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो आप रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो और यहाँ रख करके इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप आगे क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि अचालक गोले के बाहर P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर किसके होता है, KQ बटे R स्क्वायर R कैप होता है। यानी इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा बच्चों वो E वेक्टर बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप होता है। आपको ये वाला जो मान है वो यहां पर रखना है। अतः यानी आपको E का ये जो मान है वो कहां रखना है, यहां रखना है। अतः V बराबर माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट से लेकर के R तक E की जगह आप क्या रखोगे, KQ बटे R स्क्वायर R कैप। इस E के स्थान पर आपको क्या रखना है बच्चों, E वेक्टर बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप रखना है। तो आपने KQ बटे R स्क्वायर R कैप रख दिया, ये डॉट का चिन्ह आप डॉट लगाओगे, साथ में क्या आ जाएगा dr वेक्टर, साथ में क्या आ जाएगा dr वेक्टर आ जाएगा। KQ यहाँ पर नियतांक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर K का मान क्या होता है, फिक्स होता है 9 की घात 9। ठीक है, M के निष्पत्ति में Q क्या होगा, आवेश होगा। आपको आवेश पता है कि अचालक गोले के अंदर 2 कूलम आवेश है, 4 कूलम आवेश है, ये भी नियत होगा। तो यहाँ पर KQ का जो मान है ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। तो KQ को आप इस समाकलन से बाहर ले लो, तो V बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के R तक आपने KQ को मान ले लिया, बाहर ले लिया। तो आपका KQ इस समाकलन से बाहर आ गया। R कैप डॉट dr वेक्टर, R कैप को यदि dr वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, dr आता है। आपको पता है ये क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r² dr। साइड में यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर किसके होता है dr। r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर किसके होता है dr के बराबर होता है। ये बराबर किस प्रकार से आता है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको dr यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/r² का आपको समाकलन करना है। तो हर के अंदर r की घात 2 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे r की घात -2 हो जाएगी। जब इस r की घात 2 को आप अंश के अंदर ले जाते हो यानी ऊपर ले जाते हो तो ये r की घात कैसे हो जाएगी -2 हो जाएगी। यहां तक इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे यहां तक। ऐसा कैसा आपको नोट करना है पूरा। अब इसको r की घात 2 को आप अंश में ले जाओ, कैसे हो जाएगी माइनस की। तो v बराबर -k क्यों आ गया, समाकलन अनंत से लेकर के r तक हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं r की घात -2 dr। ये हमने लिख दिया। r की घात -2 का समाकलन हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, एक बार दोबारा करके देखते हैं। v बराबर -k³ r की घात -2 का आप समाकलन कर रहे हो, यानी यहां पर आप r की घात -2 का समाकलन कर रहे हो। समाकलन का सूत्र एक बार दोबारा देखो, x की घात n dx। ये क्या होता है, यानी x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे में n+1। ठीक है, ये समाकलन का क्या सूत्र है, n निश्चित समाकलन में तो प्लस में से आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है निश्चित समाकलन है, इसलिए c का मान यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो c का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होगा। यानी r की घात -2 का आपको समाकलन करना है। तो r की घात -2 + 1 बटे में -2 + 1 हो जाएगा। लिमिट अनंत से लेकर के स्मॉल r तक हो जाएगी, लिमिट अनंत से लेकर के स्मॉल r तक हो जाएगी। यानी इस यहाँ पर n की जगह -2 रखा है मैंने केवल, और x के साथ में क्या है r है। ठीक है, तो v बराबर -k³ -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आएगा। तो r की घात -1 बटे में -1, लिमिट इनफाइनाइट से लेकर के r तक ये मान आ गया। इस -1 का अगर आप k³ भाग दोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो v बराबर प्लस का k³ r की घात -1 क्या बचेगा, और r की घात -1 को आप क्या लिख सकते हो 1/r। r की घात जो -1 है उसको आप क्या लिख सकते हो 1/r लिख सकते हो, लिमिट अनंत से लेकर के r। अब आपको लिमिट रखनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस r की जगह पर ऊपर वाली लिमिट रखोगे, यानी स्मॉल r रखोगे। तो v बराबर k³, इस r के साथ आपने यहाँ रखा तो क्या आएगा बच्चों 1/r आएगा। फिर माइनस का चिन्ह हम लगाते हैं लिमिट रखने के लिए। इस r की जगह फिर आप अनंत रखोगे तो ये 1/अनंत हो गया। तो 1 में जब आप अनंत का भाग देते हो तो क्या आता है, 1 में जब आप अनंत का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं v बराबर k³ 1/r - 0। k³ को आपने जैसे ही 1/r से गुणा किया तो आपका v बराबर आ गया k³/r। और ये कहां है मित्रों, ये बाहर विरोध विभव है। ये कहां पर विभव है, ये बाहर, यानी अचानक गोले के बाहर ये विभव है। तो अचानक गोले के बाहर विभव का मान आपको क्या प्राप्त हो गया k³/r प्राप्त हो गया। ये आपकी समीकरण एक आ सकती है। यदि यहाँ पर आप k का मान रखते हो तो v बराबर 1/4πε0 q/r, यानी ये आपको बाहर विभव प्राप्त हो गया। अचानक गोले के बाहर जो विभव आता है मित्रों v बराबर 1/4πε0 q/r आपको प्राप्त हो जाता है। तो बाहर जो विभव हम क्या करते हैं अचानक गोले के कारण, वो विभव अचानक गोले के कारण जो विभव आता है या फिर गोले कोष के कारण जो विभव आता है उसी के बराबर आता है। बाहर यदि विभव हम क्या करें, तो यही सूत्र बाहर के लिए चालक गोले के अंदर क्या आता है, गोले कोष के अंदर भी यही सूत्र आपको प्राप्त हुआ था। और अचानक गोले के कारण जब आपने प्राप्त किया, जब विभव ज्ञात किया तो भी आपको विभव का मान वही प्राप्त हो रहा है।
जो गोले को उसके कारण प्राप्त हो रहा था। तो गोला चाहे चालक हो या फिर गोला चाहे अचालक हो, अगर आप बाहर पर यदि विभव ज्ञात करते हो तो विभव का जो मान होगा बच्चों वो समान ही प्राप्त होगा। लेकिन जब आप अंदर ज्ञात करोगे सतह पर भी समान होगा। गोला चाहे आपका चालक हो चाहे गोला अचालक हो, बाहर विभव और सतह पर विभव दोनों स्थितियों में जो विभव आता है वो बराबर प्राप्त होता है आपका। लेकिन अचालक गोले के जो अंदर विभव आता है वो चालक गोले के से कुछ अलग आएगा, जो आपको भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसे यहां तक नोट कीजिए। तो ये तो अपने जो कल जो विभव ज्ञात किया था सेम वही सूत्र आपको प्राप्त हुआ है। दूसरी स्थिति अगर हम देखें, सेकेंड अगर स्थिति देखें तो सेकेंड स्थिति में आपको कहां पर विभव ज्ञात करना है, अचालक गोले की सतह पर विभव ज्ञात करना है। तो दूसरी स्थिति में आप लिख सकते हो अचालक गोले की सतह पर यानी पृष्ठ पर विभव। यदि आप सतह पर विभव ज्ञात करते हो तो सतह पर यहां पर कोई बिंदु ले लोगे, यहां पर बिंदु भी होगा और इस बिंदु P की केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो जब भी आप सतह पर विभव ज्ञात करोगे r बराबर कैपिटल R रखोगे। स्मॉल r की जगह पर आप इस समीकरण 1 में क्या रखोगे बच्चों, कैपिटल R रखोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में R बराबर कैपिटल R रखने पर V सतह यानी सतह पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V सतह हो जाएगा। इसको आप V सतह लिख सकते हो या फिर VS लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा कैसा रहेगा, इस R की जगह पर आपको क्या रखना है बच्चों, कैपिटल R रखना है। इस R की जगह पर कैपिटल R रखना है, तो ये मान आपको सतह पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका सतह पर विभव हो गया। सतह पर विभव जब आप ज्ञात करते हो तो समीकरण जो एक आपके पास आई है उस समीकरण 1 के अंदर इस स्मॉल r के स्थान पर, ये जो आपका स्मॉल r है, इस स्मॉल r के स्थान पर आप क्या रखोगे, कैपिटल R रखोगे। क्योंकि सतह पर, इस सतह पर आप कहीं पर भी कोई बिंदु P ले लो, उस बिंदु P की इस केंद्र से जो दूरी होगी वो इस अचालक गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए इस r के स्थान पर आप क्या रखोगे बच्चों, इस r के स्थान पर आप कैपिटल R रख दोगे। और जैसे ही आप कैपिटल R रखते हो तो सतह पर विभव का मान ये प्राप्त हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सतह पर विभव ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद में तीसरी अपनी जो स्थिति आएगी, इसे नोट कीजिए। तीसरी स्थिति में हम अचालक गोले के अंदर, अपनी जो तीसरी स्थिति होगी उसमें हम अचालक गोले के अंदर विभव ज्ञात करेंगे। यानी अचालक गोले के अंदर विभव, आपको अचालक गोले के अंदर विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको अचालक गोले के अंदर विभव का मान क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। अब मैं चित्र में बता देता हूं, ये पहली स्थिति ये चित्र था। अब आपको तीसरी स्थिति के अंदर अचालक गोले के अंदर, यानी यहां पर आप कोई बिंदु P लोगे और इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना होगा। आपके पास ये अचालक गोला है, इस अचालक गोले के अंदर यहां पर आपका कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको विभव का मान क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। इस केंद्र से इस बिंदु P की जो दूरी होगी उस दूरी को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे। तो इस स्थिति में स्मॉल r का जो मान होगा, इस स्थिति में स्मॉल r का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, यानी यहाँ पर स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से कैसे होगा, कम होगा। यानी r और स्मॉल r इनमें क्या संबंध होगा, यहाँ पर स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R से कैसे हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। चित्र को देखिए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए।
कि O से P तक की जो दूरी है वो O से इस सतह तक की जो दूरी यानी जो अचालक गोले की जो त्रिज्या है उससे कैसे होगी, कम होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मान होगा स्मॉल r का जो मान होगा वो कैपिटल R से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r जो होगा वो इस कैपिटल R से कैसा होगा मित्रों, कम होगा। ठीक है, तो इस चित्र को बनाइए। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देना है, तब आपको ये समझ में आएगा कि अचालक गोले के अंदर विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोनों स्थितियां जो हमने लगाई थी ये तो सेम पिछली वाली स्थितियां हैं। गोले कोष के कारण विभव ज्ञात किया था, वही विभव दोनों स्थितियों में आपके पास प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर विभव कुछ अलग आपको प्राप्त होगा। अब यदि यहाँ पर विभव आपको कुछ अलग प्राप्त होता है तो इसको करने का जो तरीका होगा वो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। वैसे मैंने गोले कोष के कारण जो अंदर विभव ज्ञात किया था वो भी सेम इसी प्रोसीजर से ज्ञात किया था, जो प्रोसीजर मैं यहाँ पर यूज में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अनंत से 1 कूलम के आवेश को लेकर के आओगे और 1 कूलम के आवेश को कहां तक लेके आओगे बच्चों, बिंदु P तक लेके आओगे, और बिंदु P तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, इस अचालक गोले के अंदर विभव कहलाएगा। इस अचालक गोले के अंदर क्या कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप अंदर विभव ज्ञात करते हो तो जब किसी एकांक परीक्षण धनात्मक आवेश को जब यहाँ बिंदु P तक लेके आते हो तो उसको आप दो भागों में लेकर के आते हो, यानी दो हिस्सों में लेकर के आते हो। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एकांक धनावेश को यानी 1 कूलम के आवेश को सतह तक लेके आओगे। सबसे पहले आप इस 1 कूलम के आवेश को कहां तक लेके आओगे, यहां तक, सतह तक। ठीक है, फिर उसके बाद में सतह से आप इस बिंदु P तक लेकर के जाओगे। समझ में आ रहा है ना, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 1 कूलम के आवेश को इस सतह तक यानी यहां तक लेके आओगे, इस सतह तक। फिर आप इस सतह से इस बिंदु P तक यानी इस अचालक गोले के अंदर लेके जाओगे। तो आपको यहाँ पर समाकलन जो आप करोगे, समाकलन की जो लिमिट होगी वो दो लिमिट हो जाएगी। एक बार जो लिमिट आएगी वो तो अनंत से लेकर के सतह तक आ जाएगी। इस सतह की केंद्र से दूरी कितनी है बच्चों, कैपिटल R। तो पहली आपकी जो लिमिट होगी वो अनंत से लेकर के कैपिटल R हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप इस सतह से अंदर लेके जा रहे हो, फिर दूसरी जो आपकी लिमिट होगी वो कैपिटल R से शुरू होगी और कहां तक हो जाएगी, स्मॉल r तक हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर विद्युत विभव के मान क्या करने, ज्ञात करने। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा से आपको सूत्र पता है विभव का, V बराबर क्या होता है, माइनस ये इंटीग्रल का चिन्ह है यानी समाकलन का चिन्ह होता है। लिमिट कहां से कहां तक होती है, अनंत से लेकर के, लिमिट आपके अनंत से लेकर के r तक होती है, और मान किसके बराबर होता है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यानी विभव का ये सूत्र आपको पता है कि ये सूत्र विभव का होता है। ये किसका सूत्र है बच्चों, ये विभव का सूत्र। समाकलन का सूत्र लिखा हुआ है, उसको लिखा रहने दो क्योंकि बाद में भी आपको यूज करना है। विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर माइनस समाकलन लिमिट अनंत से लेकर के r तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये किसका सूत्र है, ये आपका विभव का सूत्र है। ठीक है, आप इसके अंदर विभव ज्ञात कर रहे हो तो आपको करना क्या है, ये जो आपका समाकलन है ये अनंत से लेकर के स्मॉल r तक जो समाकलन है, इस समाकलन को आप दो भागों में विभाजित करोगे। यानी अनंत से लेकर के r तक का जो समाकलन है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनंत से लेकर के r तक जो आपका समाकलन है, इस समाकलन को आप दो भागों में तोड़ दोगे। कहां से कहां तक तोड़ोगे, चित्र को देखिए। सबसे पहले अनंत से लेकर के इस सतह तक आप आवेश को लेके आओगे, इस अनंत से लेकर के आवेश को आप इस सतह तक लेके आओगे। तो आपकी जो पहली लिमिट होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी बच्चों, अनंत से लेकर के r। इस समाकलन की जो आपकी पहली लिमिट होगी वो अनंत से लेकर के कैपिटल R हो जाएगी।
यानी पहले आप अनंत से लेकर के सतह तक आवेश को लेके आए हो 1 कूलम्ब के आवेश को, तो आपकी जो पहली लिमिट होगी वो अनंत से लेकर के कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इस सतह से, ये जो आपकी सतह है, इस सतह से आवेश को कहां लेके जा रहे हो, इस सतह से आवेश को पी तक लेके जा रहे हो। तो सतह की जो दूरी है वो आर है, आर से आप इस बिंदु पी तक लेके जा रहे हो, यानी इस बिंदु पी की ओ से दूरी कितनी, स्मॉल आर। तो दूसरी जो लिमिट होगी आपकी वो कहां से खत्म हो जाएगी, आर से लेकर के स्मॉल आर हो जाएगी। यानी आपकी ये जो लिमिट है अनंत से लेकर के स्मॉल आर, ये दो भागों में इस प्रकार से टूट जाएगी। अनंत से लेकर के स्मॉल आर तक की जो लिमिट होगी समाकलन की, वो अनंत से लेकर के एक बार कैपिटल आर हो जाएगी, फिर इस कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर हो जाएगी। इसको आप दो भागों में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये सेम प्रोसीजर काम में लिया था। v बराबर माइनस को आप भाग ले लो, इस समाकलन को आप दो भागों में तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, इंटीग्रल अनंत से लेकर के कैपिटल आर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से और यहां तक जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र इस अचालक गोले के बाहर है। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अचालक गोले के कहां है, बाहर। तो ये ई आउट लिख सकते हैं हम इसको, चाहे हिंदी में आप बाहर लिख देना। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आएगा, जब आप लिमिट अनंत से लेकर के आर तक लोगे, तो यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, अचालक गोले के बाहर आर को बिंदु लोगे और उस पर विद्युत क्षेत्र ई आउट हो जाएगा, यानी ई बाहर। प्लस का चिन्ह आएगा, समाकलन को जब दो भागों में विभाजित करते हैं तो उनके मध्य में जो चिन्ह आता है बच्चों वो कैसा आता है, प्लस का आता है। देखो इसी प्रकार हम यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं जिस तरह से हमने वहां पर यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर समाकलन को 3 भागों में तोड़ा था। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। वहां पर लिमिट नहीं थी, यहाँ पर लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा रहा है। बाकी जब समाकलन को तोड़ते हैं, विभाजित करते हैं, तो मध्य में जो चिन्ह आता है वो कैसा आता है बच्चों, प्लस के आता है हमेशा। ये वाला माइनस अपन ने उधार ले लिया। ठीक है, तो अनंत से लेकर के कैपिटल आर लिमिट होगी, दूसरी लिमिट कहां से चालू होगी, यहां से आर से लेकर के कहां तक हो जाएगी, स्मॉल आर से स्मॉल आर हो जाएगी। ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी आर। इस आर से स्मॉल आर की अगर बात करें, इस आर से और स्मॉल आर की यदि हम बात करें, तो आर और स्मॉल आर के बीच में अगर कोई बिंदु लेंगे, यहां तक आर है और ये तो स्मॉल आर है, यहां तक की दूरी और यहां कैपिटल आर है, तो यहां पर बीच में अगर कोई बिंदु होगा तो वो बिंदु कहां होगा, अचालक गोले के अंदर होगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई इन लिख देंगे। ये वाला जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो कहां विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप ई इन लिख दोगे। ठीक है, अब आपको यहां पर ई आउट और ई इन इनके मान पता होने चाहिए, यानी बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है अचालक गोले के कारण और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो सूत्र है वो याद होने चाहिए। उन सूत्रों को डायरेक्ट यहां पर रख करके हम विभव के जो मान है वो ज्ञात कर देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि ई आउट क्या होता है बच्चों, यानी बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है अचालक गोले के कारण क्या आता है, KQ बटे आर स्क्वायर, आर कैप होता है, बाहर विद्युत क्षेत्र KQ बटे आर स्क्वायर आर कैप होता है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र अगर गोला चालक होता है तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0। लेकिन यहाँ पर गोला कैसा है, अचालक है, और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है KQ R बटे R की घात 3। अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, यानी अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों सेकंड चैप्टर में शायद हमने पढ़ा है। अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो KQ R बटे R की घात 3 होता है। ठीक है, तो इन दोनों मानों को आप यहाँ रख दीजिए, ये बाहर विद्युत क्षेत्र का मान है, ये अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है, तो आप इन दोनों जो मान है इनको यहाँ पर रख दीजिए। तो V बराबर इस माइनस को अंदर ले लेंगे, ये जो माइनस है इसके साथ यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो V बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के कैपिटल R, ये वाला मान यहाँ पर रखिए, क्या आएगा
के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये जब माइनस किया जाएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिमिट कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर के क्यू आर बटे आर की घात 3 आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब आप जानते ही हो कि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का जो मान होता है ये क्या होता है, डी आर के बराबर होता है। तो आर कैप डॉट डी आर इसकी जगह और इस आर कैप डॉट डी आर की जगह आप क्या रखोगे, डी आर रख दोगे। के क्यू यहां पर नियतांक है तो के क्यू को आप सबसे पहले बाहर लो, तो v बराबर माइनस के क्यू आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रल अनंत से लेकर के कहां तक है, r तक। समाकलन अनंत से लेकर के कहां तक बच्चों, कैपिटल R तक है। यहां बचेगा 1 बटा r स्क्वायर और r कैप डॉट dr वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ये बच जाएगा 1 बटे r स्क्वायर dr, ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। के क्यू यहां पर देखो, यहां पर r कैप डॉट dr का जो मान है वो dr होगा, यानी स्मॉल r के अलावा जो भी राशि होगी सब नियतांक है। यहां पर dr लिखा हुआ है और यह r कैसा है, स्मॉल r है। तो इसका मतलब क्या है, आपको केवल r के सापेक्ष आपके पास जो चर राशि है, आपके पास जो चर राशि है कौन सी है, केवल स्मॉल r है। स्मॉल r के अलावा यहां पर जो भी राशि दी गई है वो सब क्या है, नियतांक। तो उन सबको आप समाकलन से क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। तो के क्यू नियतांक है, r की घात 3 नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा। तो आपका के क्यू बटे r की घात 3 बाहर आ गया। समाकलन कैपिटल R से लेकर स्मॉल r हो गया। यहां बचेगा r और r कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी आर के। एक बार दोबारा समझिए, इंटीग्रल अनंत से लेकर के r तक, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा है, के क्यू नियतांक है, इसको आपने बाहर लिया, क्या बचा, समाकलन अनंत से कैपिटल R 1 बटा r स्क्वायर डी आर, इसको हमने डी आर लिखा, ठीक है। अब यहां से के क्यू बटे r की घात तो 3 है, ये पूरा नियतांक है, यानी यहां पर ये जो राशि है पूरी कैसी नियतांक है, जिसको हमने बाहर ले लिया। यानी स्मॉल r के अलावा जो भी राशि अपनी वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट राशि हमने बाहर ले ली, स्मॉल r बच गया, साथ में r के डॉट dr की जगह dr लिखी, साइड में लिखेंगे जो कि r के डॉट dr वेक्टर, ये dr होगा, ठीक है। तो अब यहां तक आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। नोट कीजिए, इसे चित्र में बना लेना साथ में। तो आपके पास ये मान आपके पास है 1 बटे r स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1 बटे r होता है, ठीक है। अब तो आपको याद होना चाहिए, इतनी समाकलन हम कर चुके हैं। तो v बराबर माइनस के क्यू, r की घात 2 ऊपर जाएगी, इंटीग्रल अनंत से लेकर के कैपिटल R की घात -2 dr माइनस के क्यू बटे r की घात 3 समाकलन कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r dr। ये जो r dr है, इसका मतलब क्या है, r पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब क्या है कि r पर यहाँ पर एक घात है, r पर यहाँ पर कोई घात नहीं है। इसका मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, यहाँ पर r पर एक घात है, यानी r की घात 1 का आप यहाँ समाकलन करोगे, ठीक है। r की घात -2 का करो पहले, माइनस के क्यू r की घात -2 प्लस 1, -2 जब आप प्लस 1 को जोड़ोगे तो r की घात -1 बटे में -1 है, अनंत से लेकर के कैपिटल R लिमिट हो जाएगी। पहले कर चुके हैं कई बार, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। माइनस के क्यू हो गया बटे में r की घात 3 हो गया, r dr का करोगे, यानी जब आप r की घात 1 का समाकलन करोगे तो n की जगह कर दो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो r का जो समाकलन होगा x का होता है x स्क्वायर बटे 2, x का समाकलन करें तो क्या आता है बच्चों, x स्क्वायर बटे 2 होता है। तो r का करोगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बटे 2, तो इसका समाकलन हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2। कैसे होता है, r की घात 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, लिमिट कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r। तो v बराबर, यहाँ माइनस का चाहिए, ये माइनस दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे, तो के क्यू
आर की घात माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे आर, अनंत से लेकर के कैपिटल आर लिमिट हो गई, माइनस के क्यू बटे आर की घात 3, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे 2, लिमिट कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। एक बार दोबारा समझिए जिससे आपको समाकलन करना भी आ जाएगा। यदि आपको समाकलन करना नहीं आता है तो यहाँ पर थोड़ा सीख लीजिए। या नीचे 1 बटे आर स्क्वायर डी आर था, 1 बटे आर स्क्वायर को आर की घात माइनस 2 डी आर लिख सकते हैं। ये आर डी आर ऐसा कैसा है, आर की घात माइनस 2 का समाकलन किया तो क्या आ गया आर की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 आता है। उस सूत्र से समाकलन किया है, आप पहले कर चुके हो, इस सूत्र समस्या है नहीं। आर की घात 1 का समाकलन करना है, x लिखा हुआ हो चाहे x की घात 1 लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब x ही होता है, ठीक है। तो यानी r की घात 1 का आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो और x की जगह रख दो, क्या आ जाएगा 1 + 1, यानी r की घात 1 + 1 बटे 1 + 1, यानी r की घात 2 बटे 2, ठीक है। अब इस 2 को आप इधर ले आओ, यहाँ ये 2 भी यहाँ जाएगा आपके गुणा में, लिमिट रखो v बराबर के क्यू, इस r की जगह सबसे पहले आप ऊपर की लिमिट रखोगे, इस r की जगह सबसे पहले आप कैपिटल R रखोगे, तो 1 बटे कैपिटल R, ऊपर की लिमिट रखी माइनस का चिन्ह, इस r के स्थान पर आप अनंत रखोगे तो 1 बटे अनंत। यहां तक काम फ्री हो गया। इस r के स्थान पर आप सबसे पहले ऊपर वाली जो लिमिट है यानी अपर जो लिमिट है उसको रखना है, तो r के स्थान पर आपने कैपिटल R रखा, ये रख दिया, फिर माइनस से लगाया, इस r की जगह पर आप नीचे की लिमिट ये रखोगे तो 1 बटे अनंत हो गया, माइनस ये क्या नियतांक है, तो ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ पर बटे में, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बटे में 2r। अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की जगह यानी यहाँ पर ये जो r है इस r की जगह पर आपको स्मॉल r रखना है। पहले आप ऊपर की लिमिट रखोगे, इस r की जगह आप स्मॉल r रखोगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये 2 इस 2 को हम आगे ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का तो कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये तो आगे आ चुका है। इस r की जगह आपने स्मॉल r रखा, आर स्क्वायर आएगा, माइनस का चिन्ह आपने अपनी तरफ से लगाया, इस r की जगह आप कैपिटल R रखोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। 1 बटे अनंत क्या होता है 0 होता है, यहाँ से क्या बचेगा v बराबर के क्यू बटे आर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बटे 2r की घात 3 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये मान आपको यहाँ पर विभव का प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि आप और भी आगे सॉल्व करना चाहते हो तो के क्यू बटे आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों के क्यू बटे आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप के क्यू बटे 2r क्यूब को इसके अंदर गुणा कर दो, किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये चित्र आपने बना लिया होगा, ये आपने चित्र बना लिया है, मैं इसे तो बेटा दो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, इस चित्र को बना लेना, इनका भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है। इसको यदि आगे सॉल्व करें तो के क्यू बटे 2r क्यूब, इसको पहले इसके साथ गुणा करेंगे फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर v बराबर है के क्यू बटे r, ये ऐसा कैसे लिखा माइनस के क्यू बटे 2r क्यूब को इसके साथ गुणा करो, क्या आ जाएगा के क्यू बटे 2r क्यूब गुणा में क्या आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, यानी जब ये वाला माइनस यहाँ जाएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का चिन्ह आ गया। के क्यू बटे 2r क्यूब को कैपिटल R स्क्वायर से गुणा करो, तो r की घात 2 ऊपर r की घात 3 नीचे, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बटे में r की घात 1 बचेगी, तो के क्यू बटे क्या बचेगा r बच जाएगा और 2 और यहाँ पर तो 2 ही। इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से यदि आप के क्यू बटे आर कॉमन लेते हो तो v बराबर के क्यू बटे आर आपने कॉमन ले लिया, सब में के क्यू बटे आर है, तो
तो आपने के क्यू बटे आर क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो के क्यू बटे आर आपका कॉमन आ गया। ठीक है, जब आप के क्यू बटे आर कॉमन लेते हो तो यहाँ बचता है 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे बचेगा 2 और आर स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, के क्यू बटे आर कॉमन आ गया 1/2, ये मान बचेगा। ठीक है, एक में जब आप 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3/2, डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक के अंदर जब आप 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3/2, तो b बराबर के क्यू बटे आर, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, यहां से 2b कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो b बराबर के क्यू बटे 2r हो गया, आर में 2 कॉमन ले गया, यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये माना जाएगा। इसका यदि आप लघुत्तम लेते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक का आर स्क्वायर भाग चला जाएगा, एक का तो किसी राशि से भाग चला जाता है, तो लघुत्तम क्या जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, तो v बराबर के क्यू बटे 2r, लघुत्तम आ गया कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा, एक का जब आपने इस आर स्क्वायर में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा आर स्क्वायर बार जाएगा, तो आर स्क्वायर को आप 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जब आपने आर स्क्वायर भाग दिया एक बार गया, एक को आपने इस आर स्क्वायर से गुणा किया, तो आपका विभव जो आएगा वो ये वाला माना जाएगा, और ये विभव कहाँ पर बच्चों, ये विभव है अंदर। यानी यदि आप अचानक गोले के अंदर विभव ज्ञात करते हो तो आपसे यदि आगे सॉल्व हो जाता है तो आप उसको यहाँ तक सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होता है तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यदि आगे सॉल्व नहीं होता है तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दें। ठीक है, अन्यथा आप कर सकते हो, तो इसको यहाँ तक सोल्व कर देगा, अंदर विभव का जो मान है वो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। अब यदि अचानक गोले के केंद्र पर विभव ज्ञात करें, नोट कीजिए इसे, ये तो अपनी तीसरी स्थिति होगी, अचानक गोले के अगर केंद्र पर विभव ज्ञात किया जाए, यानी अचानक गोले के केंद्र पर अगर हम विभव ज्ञात करें, तो केंद्र का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह अचानक गोला है, यहाँ इसका केंद्र है और इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर यह आवेश है, मोटे तौर पर बता रहा हूं चित्र बना करके। केंद्र का मतलब क्या है, देखो यहाँ हमने पी बिंदु पर विभव ज्ञात किया, तो पी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा जी, पी बिंदु आपका। अगर आप केंद्र पर विभव ज्ञात करते हो तो यहाँ पर बिंदु भी आपको लेना पड़ेगा, तो ओ बिंदु पर ही बिंदु पी होगा, तो बिंदु पी की इस स्थिति में ओ से दूरी कितनी हो जाएगी 0, यानी स्मॉल आर का मान अगर आप 0 रख देते हो, केंद्र पर जो स्मॉल आर होता है वो कितना होता है बच्चों 0 होता है, तो जब आप केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो आपका समीकरण है 3, इस समीकरण 3 में यदि आप स्मॉल आर की जगह 0 रख देते हो तो आपका केंद्र पर विभव आ जाएगा। समीकरण 3 में r बराबर 0 रखने पर, यानी आपको स्मॉल आर की जगह 0 रखना है। एक बार दोबारा समझिए, यहां आपका अचानक गोला है, पी बिंदु यहां पर था, आर दूरी पर था पहले, जब विभव ये आपको प्राप्त हुआ है अंदर, पी बिंदु को यदि आप यहां पर लेके आते हो, केंद्र पर ही अगर ले आते हो तो आर का मान कितना हो जाएगा मित्रों, यानी बिंदु पी अगर यहां जाएगा तो आर का मान 0 हो जाएगा। तो अंदर वाला जो विभव है इसमें स्मॉल आर की जगह आप यदि 0 रख देते हो तो आपका विभव केंद्र पर आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रखो, तो V केंद्र बराबर के क्यू बटे 2r 3r स्क्वायर माइनस इस आर स्क्वायर की इस आर की जगह आप 0 रख दो, 0 बटे कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और ये 3 कहाँ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यू बटे आर, यानी केंद्र पर यदि आप विभव ज्ञात करते हो तो वो 3/2
के क्यू बटे आर है। के क्यू बटे आर कहां पर विभव होता है? सतह पर। के क्यू बटे आर कहां पर विभव होता है बच्चों? सतह पर। तो यानी वी केंद्र जो होगा, केंद्र पर जो विभव होगा वो 3/2 गुना हो जाएगा किसके? वी सतह के, क्योंकि ये वाला जो विभव है कहां पर है? सतह पर। तो आप लिख सकते हो वी सतह बराबर है के क्यू बटे आर। वी सतह के क्यू बटे आर होता है, ठीक है। सतह पर विभव हमने ज्ञात किया, के क्यू बटे आर आया था, तो ये वाला मान सतह पर विभव का है। तो जब आप केंद्र पर विभव ज्ञात करोगे तो केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो सतह पर जो विभव है उसका कितना गुना होगा? 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना। तो हम लिख सकते हैं वी केंद्र बराबर 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना हो जाएगा वी सतह। तो हम नीचे नोट भी कर सकते हैं कि अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो सतह पर विभव का कितना गुना होता है बच्चों? 1.5 गुना होता है, यानी 3/2 गुना होता है। तो यहां तक आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम केंद्र पर विभव ज्ञात कर सकते हैं, और केंद्र पर जो विभव आता है वो सतह पर विभव का कितना आता है बच्चों? 1.5 गुना आता है। इसके बाद में हमको विभव और दूरी के साथ आरेख खींचना है, यानी जो आपका विभव होगा उस विभव का आपको दूरी के साथ में क्या खींचना है बच्चों? आरेख खींचना है। तो विभव में और दूरी में आपको आरेख खींचना है। एक्स अक्ष पर तो आपने दूरी ले ली और वाई अक्ष पर आपने विभव ले लिया, और यह आपका मूल बिंदु O हो गया। यानी आपने एक्स अक्ष पर दूरी ले ली, वाई अक्ष पर आपने विभव ले लिया, और यह आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। जब भी हम आरेख खींचते हैं तो आरेख खींचने के लिए क्या करते हैं? आरेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी किसी गोले के लिए, गोला चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, आरेख जब खींचा जाता है तो सतह एक मान लेते हैं। सतह पर हम एक रेखा खींच लिए और इस रेखा पर आर का मान किसके बराबर होता है बच्चों? कैपिटल आर। तो ये अपनी सतह है, ये केंद्र है, केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर क्या होती है? सतह होती है। तो हमने एक डॉटेड लाइन खींची, ये आपकी सतह होती है, ठीक है। तो ये आपकी सतह यहाँ पर होती है। सतह पर जो विभव होता है, सतह पर विभव का मान कितना आता है? के क्यू बटे आर। तो आप लिख सकते हो वी सतह बराबर होता है के क्यू बटे कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो विभव होगा वो तो हो जाएगा, ये सतह है, और सतह पर विभव कितना होगा बच्चों? सतह पर जो विभव होगा वो के क्यू बटे आर हो जाएगा। तो ये तो विभव हो गया सतह। सतह पर जो विभव का मान होगा वो इस बिंदु पर होगा, और वो कितना होगा? के क्यू बटे आर होगा, ठीक है। सतह से यदि आगे चलते हैं, दूरी का मान कैपिटल आर से यदि ज्यादा है तो यहाँ पर आर कैपिटल आर से कैसा हो जाता होगा? तो यहाँ से इधर तक दूरी बढ़ेगी, तो ये जो बिंदु होगा वो अचानक गोले के कहाँ होगा? बाहर होगा। आर का मान जब आप बढ़ाओगे तो आर का मान बढ़ाते ही जो बिंदु पी आएगा आपका वो कहाँ आ जाएगा? अचानक गोले के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आगे जब आप चलोगे तो अचानक गोले के बाहर जो होगा, और अचानक गोले के बाहर यदि विभव जो होता है वो सूत्रों के आधार पर ग्राफ बनाया जाता है। वी आउट जो होता है वो क्या होता है? के क्यू बटे स्मॉल आर, यानी वी जो बाहर आउट का मतलब बाहर है, वी आउट का जो मान होता है वो आर के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। के क्यू नियतांक है तो आर के कैसा हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती वाला जो आरेख आता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती वाला आरेख इस प्रकार से आता है। तो बाहर जो विभव होता है, वी बाहर जो विभव होता है ये समानुपाती होता है 1/r के, यानी आर के कैसा व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए ये वाला आरेख तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर की यदि बात करें, ये केंद्र यहां पर है, केंद्र पर विभव हमने ज्ञात किया कितना आता है? केंद्र पर विभव सतह के विभव का कितना होता है? 1.5 गुना। केंद्र पर अगर विभव सतह के विभव के बराबर होगा तो यहाँ का, अब यहाँ से यहाँ तक जो विभव है इसका 1.5 गुना होगा। तो इसका 1.5 गुना, जितनी ये डिस्टेंस है आपकी इसकी आधी डिस्टेंस होगा, आप ऊपर बढ़ा लो तो 1.5 गुना लगभग यहाँ आ जाएगा आपका। केंद्र पर विभव का मान सतह के विभव का कितना होता है बच्चों? 1.5 गुना होता है। तो वहां पर 1.5 गुना जो होगा वो इस बिंदु पर आ जाएगा। तो इस बिंदु पर आपने विभव ले लिया, तो इस बिंदु को आप इससे मिला दो, इस प्रकार आप इससे मिला दो। तो ये जो विभव होगा वो कहां हो जाएगा? बी केंद्र।
और ये सतह के विभव का कितना होता है 1.5 गुना, तो हम लिख सकते हैं 3/2 गुना v सतह, यानी केंद्रवत जो विभव है वो सतह के विभव का कितना है 1.5 गुना है। देखो यहाँ तक तो सतह का विभव है इतना विभव, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो विभव कितना किसका है सतह का, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है आपके इस ग्राफ में इसके आधे डिस्टेंस और आप बढ़ा दो तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा, तो v के अंदर जो होगा वो 3/2 गुना हो जाएगा सतह का। तो यहाँ पर आपने बिंदु लगा लिया, इस बिंदु को आप वैसे बना दो। तो ये वाला जो आरेख है आपका वो अचानक बोलने के कारण विभव तथा दूरी के मध्य में आरेख आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ये आज का जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और जो भी आप हमने यहाँ पर वर्क किया उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर ऐसा वैसा उतारना है, सेम ये आरेख में आपको बनाना है। ये विभव और दूरी के बीच में क्या बच्चों आरेख है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए आप इजाजत, नमस्कार।